हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन लाया हूं आप लोगों के लिए, जो कि रेलवे से है, जो कि रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो नया सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट जो निकला है, उसका कंप्लीट डिटेल और इसको किस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कुछ दिनों के अंदर और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग पूरी सिलेबस, पूरे डिटेल में मैं पूरा सिलेबस ले आया हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा उसमें पूरी सिलेबस का डिटेल डिस्कशन किसी ने नहीं किया होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आरआरबी को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से हमें सिक्योर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आरआरबी का जो पोस्ट निकला है उसका जो नोटिफिकेशन डेट है और एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो हमारा 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। ठीक है, और आज कौन सा डेट है? आज है 21 तारीख, 21 सितंबर। ठीक है, 2025। तो आज 21 सितंबर हो चुका है, तो करीब करीब 6 दिन का वक्त हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन में जाइए और उसका जो आरआरबी का जो अपना खुद का वेबसाइट है उसमें जाइए। ठीक है, उसमें जाने के बाद आप लोग अपना दाखिला कीजिए। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई माथा मारने का कोई चीज़ है नहीं, तो इतने काबिल हर कोई है कि कर लेगा फॉर्म फिलअप। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जो आरआरबी का जो ये पोस्ट है, जो कंट्रोलर कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी है, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। और 38 पोस्ट वैकेंसीज खाली हुए हैं। अब 368 जो पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन डिपेंड करेगा इंडिया के कौन से राज्य में कितने पोस्ट खाली है। जैसे कि मैं आसाम से हूँ, तो आसाम में करीब 16 पोस्ट खाली है। ठीक है, गुवाहाटी डिवीजन के अंदर, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और बेंगलोर में भी है, फिर आपका कोलकाता में है, फिर पटना में है, ऐसा करके यूपी में भी है। ठीक है, राज्य है, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अब मुद्दे की ये बात है कि किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पे स्केल 7 सीपीसी के अंडर में आता है। बड़ी ऑफिसर लेवल का पे स्केल है इसका। मैट्रिक्स लेवल 6 के अंदर आता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये है सिलेक्शन का कि आपको सिर्फ एक ही टेस्ट देना होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही देना होगा। और उसके बाद आपका क्या होगा? बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। आप सबसे बड़ी बात जो बच्चे पूछते हैं उनमें से ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो हम यही बात करेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जैसा बाकी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का होता है, वैसा ही इसका भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट में होगा जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, और टोटल होगा 100 मार्क का, और निगेटिव मार्क होगा 0.33, मतलब कि 1/3 करके निगेटिव मार्क है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को मालूम हो गया। अब सबसे बड़ी बात, पढ़े तो पढ़े क्या? अब जिनका जनरल अवेयरनेस सही है 40 मार्क का, मतलब कि जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई जनरल अवेयरनेस जो है वो हर रोज पढ़ रहे हैं, उनको इतना तकलीफ होना नहीं चाहिए। फिर भी फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने का। अब जिनका मैथमेटिक्स पोर्शन कमज़ोर है, वो उनको फोकस करना होगा जनरल अवेयरनेस में और जनरल रीजनिंग में। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो 40, 50, 60, 70 मार्क यहीं से आता है, और यहाँ से
10-20 तो उठाना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा काट ऑफ। जैसे कि मैं ये जो एग्ज़ाम है ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है। पहले भी होता था लेकिन डिपार्टमेंटल बेस्ड में होता था। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये डायरेक्टली ग्रेजुएट के लिए खोला गया आरआरबी की तरफ से, लेकिन पहले जो होता था तो उस समय जो एग्ज़ाम होता था इसका, तो वो एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्टली होता था रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर में, ठीक है, उनके अंदर में ये होता था ऑफिशियल, मतलब कि कोई अगर स्टेशन मास्टर है, ठीक है, स्टेशन मास्टर है तो उनको ये एग्ज़ाम देना होगा, ये एग्ज़ाम देना होता था, फिर उनको रिक्रूट किया जाता था सीनियर लेवल में, मतलब कि सेक्शन कंट्रोलर में उनको प्रोमोट किया जाता था। तो ऐसा प्रोसीजर था। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया कि हमारे लिए एक सुविधा निकाली, जो है कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देके डायरेक्टली इस पद पे बैठ सकते हो। ये पद बड़ा ही बड़ा पद होता है मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया 7 CPC के अंदर में आता है, ठीक है, तो बड़ा लेवल का पद है। उसके बाद आपको डिप्यूटी कंट्रोल रिक्रूटमेंट का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद आप चीफ कंट्रोलर बन जाओगे, तो प्रमोशन होके तो 15 साल तक तो लगेंगे उतना तक पहुँच, लेकिन वो बात की बात है। अभी अभी ये बात है कि हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो बेसिक चीज़ क्या है कि आपको कंप्यूटर टेस्ट में बैठना होगा, ठीक है, CBT देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि किस तरीके से हम पढ़े। जैसे कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ये भी मैंने आपको बताया अभी। 1/3 मार्क डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पूरी डिटेल पे मैंने इसका पूरा लिख के रखा है कि क्या क्या आ सकता है। जनरल अवेयरनेस से हमको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स में ध्यान देना होगा, इंडियन ज्योग्राफी आपको आना चाहिए, आपको फोकस करना होगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें इतना फोकस नहीं करने से भी होगा, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस से ये पता चलता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, 3-4 आ सकते हैं या फिर 2 या फिर 1 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर रिलेटेड रेलवे से ही होगा। जैसे कि रेलवे बोर्ड बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ मैचेस करवाता है, जैसे कि क्रिकेट में हो गया रणजी ट्रॉफी में रेलवे बोर्ड का है, फुटबॉल में है, ठीक है, ऐसे ही हॉकी में है रेलवे टीम का, तो उनमें से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। जनरल इंटेलिजेंस से आपको क्या होगा कि रीजनिंग में आपको फोकस करना है, एनालॉगिक सीरीज, ठीक है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, और डायरेक्ट पजल, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये इजी पोर्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ देखिए, जैसे कि पोस्ट बड़ा है तो एग्जाम भी टफ होगा, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ का तैयारी करना होगा पहले से ही, ठीक है। फिर है मैथमेटिक्स का क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिनको मैथ्स आता है, ठीक है, आपको इसमें तैयारी करना होगा, क्लास 10+2 मैथ्स आएंगे इसमें, ठीक है, मतलब कि क्लास 12 लेवल आएंगे, या फिर इससे थोड़े कम आ सकते हैं, लेकिन भाई इससे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो, या फिर क्लास 12 लेवल उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो नंबर सिस्टम आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा, टाइम वर्क आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, एलजेब्रा ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, फिर कैलेंडर आएगा, क्लॉक आएगा, ठीक है। इन सब में आपको फोकस करना होगा और एक एक चीज़ टॉपिक को अच्छी तरीके से ध्यान लगाना होगा। मैं आप लोगों को एक एडवांटेज बता दूं, आप अगर इस नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर सिस्टम को में अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो याद रखिए कि 70% चांस है कि आपको मैथ्स में 30 मार्क का है, तो 30 मार्क में से आपको मैथ्स में ज़रूर समझ लीजिए 15 से 20 मार्क तो मिल ही जाएंगे, सिर्फ अगर नंबर सिस्टम में। क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। नंबर सिस्टम बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या ही बताना, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया वो है, ठीक है। CBT मूड में होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है।
देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने ऐड किया कि द कट ऑफ मार्क्स वेरी एज पर आरआरबी जोन एंड कैटेगरीज। ठीक है, हर जोन के लिए अलग कट ऑफ होगा। जैसे कि मैंने कुछ रिसर्च से मुझे पता चला कि बेंगलोर जो जोन है, सॉरी, जो बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर जो जोन है जो कि कर्नाटका में होता है, कर्नाटका के अंडर में आता है, स्टेट में है, तो उस जोन में मैंने देखा है कि कट ऑफ जो है वो 60 और 65 के अंडर हो रहा है, परसेंटेज के अंदर 60 और 65 कट ऑफ उनको होने से उनका क्लियर हो रहा है। ठीक है, मैं ये उनके मतलब कि आरआरबी का जो इंटरनल एग्जाम होता है उसके बेसिस में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उन्होंने ये ओपन प्लेटफॉर्म कर दिया हर किसी के लिए, तो उसके बेसिस से कर रहा हूँ मैं, बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि 60 से 65% मिनिमम होता है बेंगलोर, मतलब कि साउथ के पोर्शन के जोन में। लेकिन नॉर्थ में जब आप आओगे ऊपर की तरफ जितना बढ़ोगे आप, आई थिंक आपका जो पिछले साल का या फिर कुछ सालों का जो मैंने प्रीवियस ईयर का कुछ देखा था, मतलब कि मैंने पढ़ा था, उसमें था 72 से लेकर 75 और 75 से लेकर 80 तक भी कट ऑफ जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो इजी भी है, अगर आप मेहनत करो इंशाल्लाह आपको मिलेगा कामयाबी, और अगर टफ भी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जानते हो बेहतर रिजल्ट क्या हो सकता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। और बाकी का सब तो मैंने आपको बता दिया, तो तैयारी कीजिए ध्यान से और कामयाबी हासिल कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आर बी रिलेटेड अगर आपको कोर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा कोर्स ला लूँगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में सीटेट और यूपीएससी ईपीएफओ का वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।